नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत आज हम अपना मार्च का करंट अफेयर को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, एक पार्ट में तो ये पूरा होगा नहीं, इसे दो पार्ट में हम पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 आपका जो होगा वो अगले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, इसमें मैंने आपको जनवरी का, फरवरी का और उसके साथ साथ पिछले जो आपका 2022 गया है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर देखना। और ये जो आपका देखो वीडियो होगा ये आपका यूपी पीएससी को पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा। और इसके तहत जो भी एग्जाम होने हैं, जैसे आपका पीसीएस का है, आरओ, एआरओ, बीओ का है, उसके साथ साथ आप देखेंगे जीआईसी का है, इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका देखो जो स्रोत होगा, स्रोत जो हमने लिया है वो संसद टीवी है, भारत सरकार का। पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं इसको। और ये द हिंदू होगा और द इंडियन एक्सप्रेस इसके स्रोत होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर सीरीज को। तो पहला ही सूचकांक दिया है इसने कि अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक इस तरीके से काम करता है। कौन जारी करता है? देखो, यूएस चैम्बर्स, ये एक चैम्बर्स बेस्ड कॉमर्स है, अर्थात जो वाणिज्य के क्षेत्र में, वाणिज्य या व्यापार के क्षेत्र में ये देखता है कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बारे में ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023। तो यूएस चैम्बर्स कॉमर्स के हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में जो भारत को रैंक मिली है वो 42वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। अब देखो, ये व्यापार से संबंधित है, तो वाणिज्य व्यापार को लेकर ही इस प्रकार की ये रैंक यहाँ पर जारी करता है। और इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा एक संकलित वार्षिक रिपोर्ट है। अर्थात यही पूछ ले कि कैसे रिपोर्ट जारी होती है, वार्षिक है, द्विवार्षिक है, तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है आपकी। इसमें जो सर्वे किया गया है वो 55 देशों का सर्वे किया गया है और इन 55 देशों के सर्वे में देखा तो पहली रैंक जो मिली है वो अमेरिका को, दूसरी रैंक यूके को मिली है और तीसरी रैंक इसमें फ्रांस को मिली है। और देखो, दो तीनों ही याद रखनी है, पहली भी अमेरिका को, दूसरी यूके को और तीसरी फ्रांस को। और जो मेन है आपकी भारत की। तो भारत को कितनी रैंक, कौन सी रैंक मिली है? भारत को मिली है इसमें 42वीं रैंक। नेक्स्ट, हैज विद क्रिप्टो रिसर्च। तो हैज विद क्रिप्टो रिसर्च क्या है? देखो, हैज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने, वो क्रिप्टो करेंसी होती है क्योंकि नई मुद्रा आ गई है बाजार में, तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला भारत जो वैश्विक सूची में 7वें स्थान पर है। अर्थात क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला भारत 7वें स्थान पर होगा। किस रिपोर्ट के अनुसार? हैज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार। और इसमें अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश, अर्थात बिटकॉइन को सबसे पहले कानूनी मान्यता किसने दी है? तो सबसे पहले बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है अल सल्वाडोर ने। और वर्तमान में पूरे देश में 33,630 क्रिप्टो एटीएम खोले जाएंगे या है, वर्तमान में इनकी स्थिति है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान इसमें अमेरिका का आएगा और तीसरा स्थान इसमें ब्राजील का आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में सबसे ज्यादा या सबसे पहला नंबर किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा है अमेरिका का, तीसरा है ब्राजील का। और इसी सूची में जो भारत का स्थान है वो भारत का स्थान आपका 7वां बनेगा। और बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिटकॉइन की शुरुआत 2008 से हुई थी। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का आयोजन रायपुर में, अर्थात छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो कांग्रेस का जो 85वां महाअधिवेशन हुआ है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वें महाधिवेशन का आयोजन किया गया। ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया। अलग अलग, या तो वो शहर भी दे सकता है आपसे और वो आपसे राज्य की भी डिमांड कर सकता है। बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में। तो बायो एशिया के 20वें संस्करण, जो 20वां संस्करण का आयोजन हैदराबाद, अर्थात कहाँ? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो यहाँ पर हुआ है इसका। तो हाल ही में हैदराबाद में बायो एशिया का 20वां संस्करण आयोजित हुआ और यह एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन था। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन कौन सा है? तो बायो एशिया, जो कहाँ हुआ? जो हैदराबाद में हुआ। थीम जरूर ध्यान रखनी है आपको। तो एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, इतना जरूर ध्यान रख लेना, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर।
आईसीसी महिला T20 विश्व कप, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, स्टार लगा के रखना, क्योंकि वो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी बात भी है। इसी वजह से क्या है कि यहाँ से सवाल आने की जो है चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं आपके। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठवीं बार T20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की है, और इसमें जो उप विजेता रहा है वो दक्षिण अफ्रीका रहा है। कहने का मतलब ये है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप का खिताब जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है छठवीं बार। और इसमें जो इस बार 2022 का जो विजेता रहा वो दक्षिण अफ्रीका रहा था। इसका फाइनल मैच केप टाउन में खेला गया, और गार्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। ये ध्यान रखना, किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, तो गार्डनर को। उसके साथ साथ मूनी मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब यहाँ पर दिया गया है। आईसीसी महिला 20 विश्व कप का पहला संस्करण जो हुआ था, अर्थात इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो 2009 में हुई थी, और इसको इंग्लैंड ने जीता था, और इंग्लैंड में ही आयोजित भी हुआ था। सबसे पहले इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ इसका पहला संस्करण, और इंग्लैंड ने इसको जीता था। लेकिन सबसे ज्यादा किसने जीता है, सबसे ज्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, देखो जो ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना होती है वो किस प्रकार से होती है, ये बताती है कि पक्षियों की कितनी जनसंख्या कहाँ कहाँ है। तो हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, जिसे हम GBBC बोलते हैं, 2023 में चेक लिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश जो है वो अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें दूसरा है, और तीसरे स्थान पर कनाडा तथा चौथे स्थान पर इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। तो बैकयार्ड पक्षी गणना में पहला स्थान अमेरिका को मिला है, और दूसरा स्थान इसमें भारत को मिला है। और GBBC की स्थापना जो हुई थी वो 1998 में हुई थी। यह फरवरी माह के 4 दिनों तक चलता है, अर्थात फरवरी माह में 4 दिनों तक चलता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। भारत में इसका आयोजन बर्ड काउंट द इंडिया द्वारा किया जाता है, अर्थात भारत में जो पक्षियों की गणना की जाती है वो बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। शैलेश पाठक, तो शैलेश पाठक कौन है, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, शायद मैंने आपको पीछे ही बताया इसमें। तो शैलेश पाठक जो है वो फिक्की के महासचिव बने हैं अभी हाल ही में। तो फिक्की फिक्की बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव पद पर शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। और इसके समय जो इस समय इसके संस्थापक थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। पूछ लेगा कि आपसे बताइए कि फिक्की की स्थापना किसने की थी, तो घनश्याम दास बिड़ला ने। कब, 1927 में। और वर्तमान इसके महासचिव कौन बने, तो शैलेश पाठक। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का प्रायोजक, शीर्ष प्रायोजक, अर्थात वो जो वहां पर दिखाया जाता है, जैसा आप आईपीएल वगैरह देखते हैं, तो वहां पर शीर्षक होते हैं कुछ, जैसे आपका टाटा आईपीएल है, पहले आप देखते थे वीवो आईपीएल आता था लिखा हुआ। तो ये कंपनियां जो है स्पॉन्सर करती हैं। तो इसी प्रकार से अब के इस बार तो जो शीर्षक प्रायोजक मिला है डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल का मतलब होता है वो वुमेन प्रीमियर लीग। तो वुमेन प्रीमियर लीग का और आईपीएल का, दोनों का शीर्षक प्रायोजक जो बना है वो टाटा को ही बनाया गया है। तो इसलिए आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक टाटा को बना है, और टाटा समूह ने 5 सत्रों के लिए प्रीमियर को खरीदा है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन क्या है, तो हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने सिक्किम के गंगटोक में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन, किसने किया है, ये लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला साहब। तो 19वें सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है कहाँ पर, सिक्किम के गंगटोक में। और ये उद्घाटन जो किया है ये ओम बिरला साहब ने किया है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। पहला संस्करण इसका गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, दूसरा संस्करण अरुणाचल प्रदेश में, या फिर ये कह लो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आयोजित किया गया था। तो दोनों तीनों ही संस्करण याद रखने, पहला आपका असम में, और दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा आपका सिक्किम में, सिक्किम के भी गंगटोक में इसका आयोजन किया गया था। विंडसर फ्रेमवर्क, विंडसर फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया। देखो पहले यूरोपियन यूनियन में ही इंग्लैंड भी आता था, अर्थात यूके भी आता था इसमें, लेकिन यूके ने अपने आप को बाहर कर दिया यहाँ से। तो इसी वजह से क्या है, अलग अलग तरह के साथ मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाता रहता है फिर भी। तो इसलिए यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर यह एक विंडसर प्रोग्राम का निर्माण किया है। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर समझौते का अनावरण किया गया इसी के तहत। और वर्तमान में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं, और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष कौन है, तो यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेओन। तो इनका जरूर नाम ध्यान रखना कि यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन संघ की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। बोला टिन्बू, तो बोला टिन्बू कौन थे, वो ये पर्सनैलिटी हैं। हाल ही में बोला टिन्बू जो है वो नाइजीरिया की नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
तो बोला टिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं आपके नाइजीरिया के। तो वो कुछ राष्ट्रपति जरूर ध्यान रखना, जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे, कौन थे? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे। ऐसे ही जॉन हॉपकिंस कहाँ के बने हैं? ये न्यूजीलैंड के बने थे। कुछ को आप जरूर ध्यान रखना जो न्यूज में है अक्सर। तो नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची। अब देखो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ 2022 में, कैसे हुआ वो देखो। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में पहला स्थान भारत को मिला। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था। दूसरा स्थान इसमें यूक्रेन का रहा, और तीसरा स्थान इसमें ईरान, और चौथा स्थान इसमें म्यांमार को दिया गया है। तो एक्सेस नाउ के इंटरनेट शटडाउन की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन कहाँ होते हैं? तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है 2022 में भारत में। दूसरा स्थान आप यूक्रेन का नाम रखेंगे, और तीसरे पर आप ईरान को रखेंगे। भारत में सर्वाधिक शटडाउन में पहला राज्य, यदि हम राज्य की बात करें भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा जो शटडाउन होता है इंटरनेट, वो आपका जम्मू कश्मीर में। दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का नाम आता है। विश्व का 2016 के बाद में 58% इंटरनेट शटडाउन भारत में ही हुआ है। तो कुल मिलाकर 2016 के बाद यदि हम देखें, पूरे विश्व का आंकड़ा करें, तो 58% शटडाउन केवल और केवल भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? देखो, धम्म का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धम्म का संबंध किससे है? अशोक से, क्योंकि अशोक ने अपना धम्म भी तो चलाया था। लेकिन अशोक का जो धम्म था वो किससे प्रेरित था? बौद्ध धर्म से ही प्रेरित था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में। कौन सा संस्करण था? 7वां। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया है। इसे इसका पहली बार आयोजन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश के सांची में हुआ था। मध्य प्रदेश के सांची विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था 2012। और 7वां संस्करण भी इसका मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन बस शहर बदल गए। जो 2012 का हुआ था वो सांची में, और जो अब 2022 का या 23 का हो रहा है वो आपका भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। 6वें संस्करण का आयोजन बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, देखो निर्वाचन आयुक्तों को लेकर बहुत ज्यादा खींचातानी चलती है सरकार में। तो जो अन्य पार्टियां होती हैं वो कहती हैं कि जो जो भी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है वो, जो वर्तमान सरकार है वो हितैषी होता है उसका। इसी वजह से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन जारी की है कि उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन होगा? देखो, इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और प्रधानमंत्री होंगे, तथा 3 सदस्यीय समिति ही निर्णय करेगी कि कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा या नहीं होगा। कोलंबिया। अब देखो, कोलंबिया इन न्यूज में क्यों है? क्योंकि कोलंबिया ने महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है, इसलिए कोलंबिया न्यूज में है। तो कोलंबिया, तो हाल ही में कोलंबिया देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम भी जारी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोलंबिया में जो पुरुष होते हैं वो 18 से 24 साल के बीच में, अर्थात 6 वर्ष तक वो देश की सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे ही करेंगे, अर्थात जाकर वो सैन्य सेवा में अपना योगदान वहां पर करेंगे। रामचंद्र पेडोल। रामचंद्र पौडोल कौन है? तो वो रामचंद्र पेडोल जो बने हैं वो हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पेडोल। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड। देखो, यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का ही होता है, लेकिन सारी शक्तियां किसमें होती हैं? नेपाल में भी सारी शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती हैं। तो दोनों याद रखने की, पुष्प कमल दहल प्रचंड कौन है? तो वो तो पीएम हो गए, और जो रामचंद्र पौडेल हैं वो आपके प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति हो गए। तो नेपाल में एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। तो ऐसा नियम कहाँ है? ऐसा नियम देखो यूएसए में भी है कि एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति यदि वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो 35 वर्ष के बाद, और यदि वो पीएम बनना चाहता है तो वो 25 वर्ष के बाद, कभी भी और कितनी भी बार
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है, इसके लिए यहाँ पर भारत का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो भारत मध्य एशिया संयुक्त वार्ता कार्यक्रम समूह, तो भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, वो नई दिल्ली में हुई है। साथ हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में। संयुक्त कार्य समूह का उद्देश्य मादक पदार्थों के मुद्दे, जो पेय पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके बारे में, आतंकवाद और कट्टरता का प्रसार और शरणार्थी समस्या पर चर्चा करना है। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। इंडोनेशिया, अब देखो इंडोनेशिया ने हाल ही में क्या करा है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित करने का फैसला लिया है। तो इसी वजह से न्यूज में है, तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित कर रहा है। इस द्वीप को नुसुंतारा नाम दिया जाएगा, अर्थात जो बोर्नियो द्वीप है इसी को ही बाद में नुसुंतारा द्वीप नाम दे दिया जाएगा। यह दुनिया का तीसरा बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप होगा। तो देखो सबसे बड़ा द्वीप विश्व का तो ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो। जकार्ता द्वीप जो है, जो इंडोनेशिया की राजधानी, तो वो ऐसा माना जाता है जलवायु पर्यावरण जो विद हैं उनके द्वारा कि 2050 तक अब ये जो है आपका जकार्ता ये पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी कहाँ जाता है, सारा समुद्र में। इसी वजह से समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो स्तर है वो दिनों दिन ऊपर उठता जा रहा है। इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ से अपनी जकार्ता राजधानी को चेंज करने का यहाँ पर इन्होंने फैसला लिया है। अरुण सुब्रमण्यम, तो अरुण सुब्रमण्यम कौन है, तो वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अरुण सुब्रमण्यम हुए हैं, अर्थात न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में अभी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और वहां पर मुख्यमंत्री मिल गए। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मणिक साहा ने को चुना गया है, या मणिक साहा ने शपथ ली है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल जो है वो सत्यनारायण हैं। विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो त्रिपुरा में 60 है। तो कुछ पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में त्रिपुरा में मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो मणिक साहा। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यनारायण, और विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 60। दिल्ली हवाई अड्डा, तो दिल्ली हवाई अड्डे को देखो, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अर्थात एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा पूछे दूसरे नंबर का, तो वो होगा हमारा दिल्ली हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। श्री एस एस दुबे, श्री एस एस दुबे कौन है, देखो हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर श्री एस एस दुबे को नियुक्त किया गया है। इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। तो एस एस दुबे जो 28वें भारत के लेखा महानियंत्रक पद पर इन्हें एस एस दुबे को नियुक्त किया गया है, और इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, तो कहाँ के हैं प्रधानमंत्री हैं, देखो ये कतर देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल थामी रहमान अल थानी को चुना गया है, और 2016 से कतर के विदेश मंत्री बने हुए थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 2016 से अब तक तो ये विदेश मंत्री थे, लेकिन अब ये यहाँ के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। अंतर संसदीय संघ 146वीं बैठक का आयोजन, तो अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का जो आयोजन हुआ है वो बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ है। साथ 2023 की अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन वो बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ है। भारत की ओर से इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने भाग लिया है। और अंतर संसदीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1889 में पेरिस में की गई थी। सदस्य देशों की संख्या इसकी 179 है। 145वीं बैठक 2022 में रवांडा के किंगाली में आयोजित हुई थी। और आदर्श वाक्य है इसका, लोकतंत्र के लिए और सभी के लिए, अर्थात लोकतंत्र के लिए और सभी के लिए इसका आदर्श वाक्य होगा। इसरो का भूस्खलन सूचकांक, तो क्या कहता है इसरो का भूस्खलन सूचकांक, तो इसरो के भूस्खलन सूचकांक शीर्ष पर रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले को रखा गया। अर्थात इसरो जो है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अनुसार जो सबसे ज्यादा भूस्खलन होने की संभावना होती है वो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले में होने की संभावना है।
हैदराबाद स्थित इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संकलित निष्कर्ष भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं। ऐसे लेख जो किए गए हैं वो भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं। आरोग्य महिला योजना और केसीआर पोषण किट की योजना की शुरुआत किसने की है? देखो, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो पूछ सकता है केसीआर पोषण किट का संबंध किस राज्य से है? या आरोग्य महिला योजना और केसीआर किट पोषण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य ने इस तरह की योजनाएं शुरू की है। राज्य सरकार ने आरोग्य महिला योजना के तहत महिलाओं को 8 तरह की सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। नेक्स्ट है गीता राणा। गीता राणा कौन है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख में सेना बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर गीता राणा बनी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पहली महिला पहली महिला ने किसी बटालियन की कमान संभाली है, तो वो है आपकी गीता राणा। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो बेंगलोर देखो, एक्सप्रेस वे बनने हैं, हर जगह ही बने। उत्तर प्रदेश में देखो कितने एक्सप्रेस वे हैं, ये जरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कितने आप ये कह सकते हैं कि निर्माणाधीन है। जैसे आप एक तो मैं भी बता सकता हूँ आपको अभी। जैसे आप देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो ये सब क्या है? ये जो है अभी निर्माणाधीन है, तो इन पर काम भी चल रहा है। तो हाल ही में बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस हाईवे की जो लंबाई या एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी वो 119 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा। और इसका निर्माण भारत सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। जो हमने परियोजना चला रखी है भारतमाला, क्योंकि हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। फिर राज्यों को सबसे जोड़ कर चलना है सबको। तो इसी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये भारतमाला परियोजना का ही एक भाग होगा। ईरान और सऊदी अरब के राजनयिक संबंध, तो देखो, इनमें कभी कभी कट्टर दुश्मनी होती थी कभी, लेकिन चाइना के इंटरफेयर की वजह से इन दोनों ने अपने में राजनयिक संबंध बनाने की घोषणा की है। तो चीन की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए एक समझौता किया है। नाइट फ्रैंक, ये फ्रैंक नहीं है, ये फ्रैंक है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2023। तो नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2023 क्या कहती है? देखो, नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर मोनाको है। अर्थात ये पूछ ले कि विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है, तो मोनाको। यहाँ पर $1 मिलियन से केवल 17 वर्ग मीटर ही जमीन खरीदी जा सकती है। अर्थात सोचो, 1 मिलियन में कितने होते हैं? तो 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पर सोचो कि 17 वर्ग मीटर जमीन केवल आप 10 लाख रुपए में ही खरीद सकते हैं। दूसरा स्थान इसमें हांगकांग का रहा और तीसरा स्थान इसमें न्यूयॉर्क का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहला सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। दूसरा है हांगकांग और तीसरा है आपका न्यूयॉर्क। और इस रिपोर्ट का यह इन्होंने 70वां संस्करण जारी किया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, देखो अब तक हम गोरखपुर को याद रखते थे, गोरखपुर नहीं रहा। गोरखपुर का स्थान ले लिया किसने? सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन ने, जो कहाँ है? केरल में। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन है। यह कर्नाटक के हुबली में स्थित है। इसकी लंबाई जो होगी वो 1507 मीटर है। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में भी आता है और इसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। ज्यादा लंबाई होने के कारण ही इसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्लेटफार्म की जो लंबाई थी वो 1366.33 मीटर थी, जो कि अब वर्तमान में दूसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म होगा। और तीसरा स्थान इसमें केरल का कोल्लम का आता है। अर्थात तीसरा स्थान पूछ ले कि तीसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन है, तो केरल का कोल्लम है यहाँ पर। और इसकी लंबाई जो है वो 1184 है। तो तीनों याद रखने हैं, सिद्धारूढ़ा लंबाई भी याद रखनी है, गोरखपुर इसकी भी लंबाई याद रखनी है, और आपका कोल्लम इसकी भी लंबाई आपको याद रखनी है। जियोलॉजिकल पार्क, तो जियोलॉजिकल पार्क का क्या काम है? देखो, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमहेटा में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। साथ भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो बनेगा वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमहेटा में नर्मदा नदी के तट पर बनेगा। इस पार्क का जो निर्माण होगा वो 5 एकड़ क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए की निवेश से किया जाएगा। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लमहेटा जिले में। वो भी आपका कहाँ? नर्मदा नदी पर। एमएसएमई, एमएसएमई को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस प्रतिस्पर्धी योजना एक लाई गई है, लीन। लीन योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत देखो क्या होगा, एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना का प्रारंभ नारायण राणे ने किया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गुणवत्ता, उत्पादन, प्रदर्शन, निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ होंगे? देखो, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का 2024 का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। हालांकि देखो, इसमें छत्तीसगढ़ ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन अंततोगत्वा उत्तराखंड को इसकी मेजबानी करने का मौका मिल गया है। ट्यूलिप गार्डन कैसे होते हैं? ट्यूलिप गार्डन देखो, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो श्रीनगर में जनता के लिए खोल दिया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? वो है आपका, एक तरीके से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में यहाँ का श्रीनगर है। तो श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जबरवान पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? देखो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है भारत ने। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती। यह ट्रॉफी पहली बार जो खेली गई थी वो 1996-97 में इसका आयोजन किया गया था, और भारत ने इसे लगातार चौथी बार जीता है। इसका फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। तो फाइनल मुकाबला गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, यहाँ पर खेला गया था। रेशम कीट बीमा, जो रेशम कीट पालन वगैरह करते हैं लोग बाग, उनके लिए बीमा योजना लाई गई है। तो हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना, रेशम कीट बीमा शुरू करने के मामले में भारत का पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड है। तो रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड ने। यह पहल कृषि विभाग और भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। पहले चरण में देहरादून, पहले चरण में देहरादून को, हरिद्वार को, उधम सिंह नगर को और नैनीताल को इसमें रखा जाएगा। अर्थात पहले चरण में जो शुरुआत की जाएगी वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में की जाएगी। नेक्स्ट है आपका विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? देखो, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर संयुक्त रूप से एमसी मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो दो व्यक्तियों को किया गया है। एक तो है एमसी मैरी कॉम और दूसरे हैं फरहान अख्तर साहब। और टाइटल प्रायोजक महिंद्रा कंपनी को मिला है, अर्थात इसका जो प्रायोजन करेगा इसका, वो मिला है टाइटल प्रायोजक महिंद्रा कंपनी को। इसकी मेजबानी भारत तीसरी बार कर रहा है। सिपरी की रिपोर्ट 2018 से 22 के बीच में, तो सिपरी जो है वो हथियार, जितने भी विश्व में हथियार हैं उनके बारे में ये सर्वे करती है और फिर उसके बाद में अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये कहती है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के दौरान भारत का सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश, तो जो भारत को सर्वाधिक सबसे ज्यादा देश हथियार बेचते हैं वो है, पहले नंबर पर रसिया, दूसरे पर है फ्रांस और तीसरे पर है अमेरिका। ये ध्यान रखेंगे कि भारत को सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? रूस, फ्रांस और अमेरिका। क्रम भी आपको ध्यान रखना है इसका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे सिपरी बोलते हैं, SIPRI, की स्थापना 1966 में हुई थी और 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना रहा। लेकिन इसी बीच 11% की गिरावट भी देखी गई। क्या मतलब क्या है इसका? देखो, भारत सबसे बड़ा आयातक तो बना रहा है इसी बीच में, लेकिन हमने अपना आयात, अर्थात हमने अपने हथियारों का आयात करने में भी 11% की गिरावट की है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। और मेक इन इंडिया का मतलब ये होता है कि जो भी हमें बनाना है वो अपने ही देश में बनाएंगे हम। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कदम यहाँ पर उठाया भी गया है। 2013 से 17 के बीच में रूस की हिस्सेदारी 64% थी। जो हम हथियार खरीदते थे तो उसमें रूस की हिस्सेदारी 64% थी, लेकिन ये गिरकर वर्तमान में कितनी होगी? 45%। साथ जो हम रशिया से हथियार खरीदते हैं उसमें ये कह लो कि लगभग 20% की गिरावट देखी गई है। भारत के बाद इस सूची में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया आया तक रहे। अर्थात पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबिया, तीसरे स्थान पर यूएई और तीसरे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, चौथे पर। स्विस फर्म आईक्यू एयर वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक 2023 क्या काम करता है? देखो, स्विस फर्म आईक्यू एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? चार्ट। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो रहा है वो चार्ट रहा। दूसरा स्थान इसमें इराक को मिला है, तीसरा पाकिस्तान को, चौथा बहरीन को और पांचवा इसमें बांग्लादेश को दिया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग 8वीं है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग इसमें 5वीं थी, लेकिन भारत ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी जो रैंक बन गई वो 8वीं जाकर बनी।
भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो राजस्थान का भिवाड़ी शहर है। और इस रिपोर्ट में 131 देशों के 131 देश और 7323 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। सबसे प्रदूषित शहर जो है, ये मान लो कि जो सबसे प्रदूषित 50 शहर हैं उनमें 39 शहर भारत के ही हैं। अब आप खुद सोचो कि 50 में से 39 शहर ऐसे हैं जो भारत में ही हैं, जो सबसे प्रदूषित भी हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, क्रिसिल बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल 2023-24 लॉन्च हुई है। हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6% का अनुमान व्यक्त किया है। अर्थात जो हमारी जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रहेगी वो अगले वित्त वर्ष के लिए 6% आकी है। और क्रिसिल के मुताबिक अगले 5 सालों तक देश की अर्थव्यवस्था औसतन 6.8% की दर से ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट, ओ स्मार्ट योजना। ओ स्मार्ट का मतलब होता है ओ फॉर ओशियन, अर्थात महासागर, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन, प्रतिरूपण और विज्ञान। तो ये जो योजना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि को बढ़ाकर 2025 से 26 कर दिया है। इस योजना को अगस्त 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो देखो, जो महासागरों में हम जितना भी महासागरों से हम संसाधन निकालते हैं उनसे संबंधित ये योजना है। और इसके तहत हम क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा वहां पर हम संसाधन निकालने का कार्य यहाँ पर करते हैं। लेकिन अभी ये योजना पूर्ण नहीं हुई है, तो इसी वजह से इसे 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान, देखो राजस्थान ने हाल ही में नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो राजस्थान राज्य के द्वारा हाल ही में 19 नए जिले के गठन की घोषणा कर दी है। इसके बाद अब राजस्थान में जिलों की जो संख्या हो जाएगी वो 33 से बढ़कर, पहले 33 थी, 50 हो जाएगी। अब देखो 19 में 33 आप जोड़ेंगे तो ये ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कुछ जिले एक दूसरे को जो है वो काट कर बनाए गए हैं। तो एक जिला तो वही होगा, एक उसमें से और बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगी, इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वो 50 हो जाएगी। और संभाग क्षेत्रों की संख्या पहले जो थी 7 थी, वो बढ़कर अब 10 हो जाएगी। और इसमें तीन कौन से नए संभाग होंगे, एक तो बांसवाड़ा होगा, पाली होगा और दूसरा सीकर होगा। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत साहब हैं। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, इसे बोलते हैं आहार 2023, कहाँ लगा, तो ये नई दिल्ली में। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का प्रारंभ नई दिल्ली में किया गया। और इसका आयोजन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो सीधा सीधा एक तो मेन पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अतिथि मेला नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव देखो क्रिकेटर हैं ये भी। तो हाल ही में जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो सूर्य कुमार को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जियो सिनेमा ने। आरबीआई, देखो ये मेन पॉइंट होगा और इम्पोर्टेंट भी है, और आपको देखो पता भी होना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है। देखो, हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी आरबीआई द्वारा दे दी गई है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब से रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ा है, तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए हमने भी इस प्रकार के कदम उठाए। अपने रुपए को प्रभावी बनाने के लिए हमने 18 देशों से हमने व्यापार में मंजूरी के लिए रुपए को हमने मंजूरी दे दी है। अब देखो इसके लिए दो खाते खुलते हैं, एक तो होता है वास्तु खाता और दूसरा होता है नौस्तु खाता। वास्तु खाता क्या होता है, देखो वह खाता जो घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए करते हैं, जिनकी वैश्विक बैंकिंग की जरूरत होती है। अर्थात जब हम अपने घरेलू बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं के लिए परमिशन देते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा खाता खुलवाते हैं, वोस्त्रो खाता। नोस्त्रो खाता क्या होता है, नोस्त्रो खाता होता है एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक में खाता खोला गया हो, तो यह ग्राहकों को एक दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा न हो। ऐसा मान लो ये इंडिया है, ये आपका यूएसए मान लो। तो ये जो है, मान लो हमने खाता कहाँ खोला है, नोस्त्रो खाता खोला यूएसए में जाकर। तो हमारे लिए क्या होगा ये, जब हम यहाँ पर खाता खोलेंगे यहाँ और यूएसए में खाता खोलेंगे जाकर, तो हमारे लिए कहलाएगा ये नोस्त्रो। और जब यूएसए वाले इंडिया में आकर खोलेंगे तो उन्हीं के लिए, जो यूएसए वालों ने इंडिया में खाता खोला उसके लिए नोस्त्रो, अर्थात नोस्त्रो का मतलब होता है नो, कोई और यूज नहीं करेगा, केवल वो ही यूज करेगा। तो इस तरीके प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022, वो मूल पशुपालन सांख्यिकी जो 2022 की गणना आई है उसमें देखो, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य जो रहा है वो राजस्थान है। देखो अब तक इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान था, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान अब दूसरा हो चुका है इसमें।
तो पिछले वर्ष की तुलना में 5.29% की वृद्धि हुई है। इस मूल पशुपालन सांख्यिकी का अनावरण केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। 2021-22 में भारत में कुल दुग्ध उत्पादन जो था वो 221.06 मिलियन टन था। शीर्ष 5 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य कौन से? देखो, राजस्थान सबसे ज्यादा करता है, मतलब 15.05%, और उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है। उत्तर प्रदेश का जो कितना प्रतिशत उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, तो 14.93%। उसके बाद है मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी मवेशियों का ये योगदान है वो 10.35% है, जबकि गैर वर्णित मवेशियों का योगदान देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 13.49% है। और शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य कौन से? देखो, जो सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करते हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ कर्नाटक। और मांस उत्पादक राज्य हैं तो मांस सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र में, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में। शीर्ष प्रमुख 5 ऊन उत्पादक राज्य हैं तो सबसे ज्यादा ऊन राजस्थान में, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में, और फिर गुजरात में उगाई जाती है। टाइम पत्रिका 2023, तो टाइम पत्रिका 2023 क्या कहती है? देखो, टाइम पत्रिका के विश्व के महत्वतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में मयूरभंज और लद्दाख को भारतीय स्थल के रूप में चुना गया है, अर्थात भारतीय स्थल के रूप में इनको शामिल किया गया है। विश्व के महान स्थानों में पहले स्थान पर टाम्पा फ्लोरिडा को रखा गया है, और 50 स्थानों की जारी सूची में 2 स्थान जो मिले हैं वो भारत के मिले हैं, अर्थात एक तो मयूरभंज और दूसरा लद्दाख। विश्व के प्रथम 5 प्रमुख स्थल कौन से हैं? देखो, विश्व के 5 प्रमुख स्थल जो है टाम्पा फ्लोरिडा, विलमेट वैली, रियो ग्रांडे पियार और टॉक्सन एरिजन तथा येसो माइट हैं। ईरानी कप 2023 22-23 का, देखो ईरानी कप 2022-23 का जो उद्घाटन हुआ या कहाँ कौन विजेता बना, देखो इसमें तो हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ईरानी कप 2022-23 की विजेता बनी, अर्थात किसने जीता है ईरानी कप को? ईरानी कप को जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने, और उपविजेता रही थी इसमें महाराष्ट्र, और इसका आयोजन जो हुआ है वो ग्वालियर में किया गया था, अर्थात एमपी का एक शहर है ग्वालियर, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। पिछले वर्ष भी इस कप को रेस्ट ऑफ इंडिया ने ही जीता था। नेक्स्ट, देखो ये इस पार्ट का ये आपका अंतिम सवाल होगा, लास्ट। तो टाटा ग्रुप हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पर के पद पर के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है कि टाटा ग्रुप अर्थात टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी से बोलते हैं इसको, टाटा कंसल्टेंसी संस्था। तो इसका जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। इन्होंने राजेश गोपीनाथन का स्थान लिया है। तो ये तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और देखो, पीडीएफ भी आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिलती है, तो वहां से आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपको नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल के माध्यम से, मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।